बच्चों, तो भाई हर मॉडल पेपर की तरह एमपी वालों को भी निराश नहीं करेंगे और आज हम लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर जो हम सॉल्व करने वाले हैं। सारे आंसर्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से भाई इसको देख लो क्या क्या क्वेश्चन पेपर है और क्या क्या उसके आंसर्स है। चलिए शुरू करते हैं। तो 70 मार्क्स का है, हमेशा की तरह कोई ऐसे चेंज नहीं है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। कह रहा है कि अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है। यही क्वेश्चन हमने और भी मॉडल पेपर में देखा था, किया भी है हमने। तो भाई जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप अभी देखेंगे काफी जो आए हुए हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक से उत्पन्न होते हैं, तो जनकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट की तरफ, बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन क्या कहलाता है। थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है भाई, अंडाणु क्यों बोला है पहली बात तो। दूसरा, लेकिन हम ऑप्शंस की तरफ देखें, एपोमिक्सिस, अनिषेक बीजता, अनिषेक जनन या अनिषेक फलन। तो भाई अंडाणु परिवर्धन कह रहा है, तो बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एपोमिक्सिस में हम कहते हैं कि युग्मकों का संलयन हुए बिना भ्रूण निर्माण हो जाता है, और इसमें भी निषेचन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस है कई जो है एपोमिक्सिस और अनिषेक जनन के प्रति जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन अगर हम मधुमक्खी को सोचें तो मधुमक्खी का जो एग होता है वो बिना निषेचन के ही ड्रोन बना देता है ना। तो यहाँ के हिसाब से हमें अभी सी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। एपोमिक्सिस वाला क्वेश्चन एक दूसरे मॉडल पेपर में भी हमने देखा था, शायद यूपी या आरबीएससी के पेपर में, वहां पे एपोमिक्सिस था क्योंकि वहां पूछा था युग्मकों का संलयन किसमें नहीं होता, तो एपोमिक्सिस में नहीं होता। ठीक है, वहां पे भी अनिषेक जनन जो है ऑप्शन था। चलिए, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन देखो, सेम क्वेश्चन बहुत से मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे। आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्या कहलाते हैं। तो भाई क्या कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं क्लोन, क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते हैं, अलैंगिक जनन में उत्पन्न होते हैं। जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, एक लिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी या समलिंगी। तो क्या कहते हैं, जब एक ही प्राणी के अंदर दोनों मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी, बायसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है असूत्री विभाजन, न्यूनकारी विभाजन, सूत्री विभाजन, केंद्र की। तो अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। दोनों शब्द मैंने आपको बताए हुए हैं, डिवीजन, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं इसको। हिमुलिन क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। हिमुलिन क्या होता है, हमने इंसुलिन हम में पाया जाता है, हमने बायोटेक्नोलॉजी से बाहर एक इंसुलिन बनाया और वो इंसानों जैसा इंसुलिन था, उसको हम क्या कह रहे थे, हिमुलिन। और ये क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है, एली लिली कंपनी ने जो बनाया था। नेक्स्ट की तरफ चले, और मानव क्या है, अंड प्रजनक है, अंड जरायुज है, अंडोत्सर्ग है या सजीव प्रजनक है। तो मानव, अगर जरायुज दिया होता तो जरायुज सही होता, लेकिन यहाँ पे अंड प्रजनक, अंडोत्सर्ग और सजीव प्रजनक तीनों नहीं हो सकता, इसलिए अंड जरायुज को हम सही करेंगे, क्योंकि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो, ये पेपर दोनों लैंग्वेज में आया हुआ है, वहां पे इंग्लिश भी लिखी हुई है, हिंदी भी लिखी हुई है। मैंने हिंदी वाले लिए हैं, वहां पे लिखा हुआ है वीवी पैरस। तो वीवी पैरस क्या, किसको कहते हैं, जरायुज को ही कहते हैं भाई, जरायुज को ही वीवी पैरस भी कहते हैं। तो यहाँ पे अंड जरायुज दे रखा है, बी ऑप्शन जो है वो सही है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखा मैंने। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, रिक्त स्थान भरने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की थी। तो ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए भाई, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर एलेक जेफरी ने की थी, उन्होंने ही सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मैंने आपको फोटो भी दिखाया था क्लास के अंदर उनका, याद आ रहा होगा आपको। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश डैश केंद्र की होता है, कितने केंद्रक होते हैं भ्रूण कोश के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भ्रूण कोश होता है, कौन, भ्रूण कोश, जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है, वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था में होता है। तो यहाँ पे केंद्रक पूछे हैं, इसलिए हमें क्या लिखने हैं, 8 केंद्रक। कोशिकाएं कितनी होती है, 7 होती है।
कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है? भाई सहजीवन का एक और नाम है सहोपकारिता। दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं? एहसान करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सहोपकारिता, साथ साथ उपकारिता, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूटेलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ, टीकों में संबंधित रोग के डैश होते हैं। क्या होते हैं? टीके जो हम लगाते हैं उसमें क्या होता है? तो हमने कहा था मरे हुए जीवों के या तो वो इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं या फिर मरे हुए बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए कैसा काम करते हैं? वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन का काम करते हैं। तो उसमें मरे हुए क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं, जो अंदर जाकर हमारी बॉडी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसमें एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, ये सारे एंटीजन है जो भी हम डाल रहे हैं टीकों के अंदर, मरे हुए बैक्टीरिया, इनएक्टिव प्रोटीन, ये सब एंटीजन है। रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीकी क्या है? अगर आप किसी रोग को सही करना चाहते हैं तो आजकल की सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है? तो हम कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी को हमने सबसे बेस्ट टेक्निक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ, टाइफाइड रोग की पहचान किससे की जाती है? ये भी आया हुआ है। पहले जो हमने 3 मॉडल पेपर किए उसमें भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। वहां पे ऑब्जेक्टिव दे रखा था, नहीं वहां पे शॉर्ट में दे रखा था, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में। तो सबको देखना है सारे मॉडल पेपर। क्या किया जाता है? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? टाइफाइड के लिए। और हमने ऑब्जेक्टिव में भी किया है इसको एमसीक्यूज के अंदर। डीएनए खंड को एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। कौन सा एंजाइम? लाइगेज। लाइगेज से जोड़ते हैं। काटते किससे हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। नेक्स्ट की तरफ चलें तो अब छोटे वाले क्वेश्चन आ गए हैं। भाई एमपी वालों के बहुत मजे, पेपर देख के मुझे बहुत मजा आया। 2-2 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ परिभाषाएं पूछी हुई है। 2 नंबर के क्वेश्चन में फुल फॉर्म। बढ़िया है भाई एमपी वालों का, तो खुश हो रहे होंगे मॉडल पेपर देखकर। बताओ भाई, मछली पालन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? मत्स्य पालन। यही पढ़ा है हमने तो एनसीईआरटी में। मत्स्य पालन मछली पालन होता है। ठीक है, फिशनरी जिसको कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम से होता है? सुनना अभी बात को। यही क्वेश्चन हमने जब बिहार वाले मॉडल पेपर में देखा था, वहां पे पूछा था, मानव ऑब्जेक्टिव में आया था क्वेश्चन कि मानव में लिंग निर्धारण होता है, ऐसे पूछा था। तो हमने कहा था एक्स और वाई दोनों ऑप्शन में थे, तो हमने कहा था दोनों से होता है भाई, एक्स भी है वाई भी है। किससे होता है? अभी यहाँ पे पूछ रहा है किस क्रोमोसोम से होता है, तो निर्धारित कौन करता है कि नर होगा या मादा? तो वो वाई क्रोमोसोम करता है, वाई क्रोमोसोम। देखो फिर सेम क्वेश्चन मॉडल पेपर के अंदर, बस तरीका अलग। वाई क्रोमोसोम करता है। ठीक है, अगर वाई आएगा तो मेल है, नहीं तो फीमेल है। ठीक है, बीडीओ का पूरा नाम बताओ, बता दोगे? बता दोगे क्या? बीओडी, बीओडी का पूरा नाम? बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल, मेरे बोलने में बायोलॉजिकल आता है हमेशा। बायोकेमिकल, केमिकल, जिसे हम बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? चलो परिभाषा भी बता देती हूं। 1 लीटर जल में कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हो सकता है परिभाषा भी पूछ ली जाए, तो भाई देख लेना अगर किसी ने याद नहीं की है। वैसे मैंने बोल दी। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया, जैव उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जिनको हम मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, पौधों के लिए फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में काम में लेते हैं? बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन भी दूसरे मॉडल पेपर में आया हुआ है अलग तरह से। क्या है भाई? एक तो एनाबिना लिख दो, एनाबिना, नोस्टॉक, ये सब साइनोबैक्टीरिया जो हैं, ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे कि वो हमारी जो सॉइल है उसमें फर्टिलिटी बढ़ती है, पौधों को भी फर्टिलिटी मिलती है। ठीक है, 2 बता दिए मैंने, एक ही पूछा था वैसे। नेक्स्ट की तरफ चले। सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण विधियों को क्या कहते हैं? ऐसे सिंपल क्वेश्चन आया ना भाई एमपी वाले, मैं तो खुश ही हो गई हूं। बताओ क्या कहते हैं?
जैव नियंत्रण, जैव नियंत्रण में पढ़ा था हमने, जो हमने बात की थी कि कैसे कवकों से, बैक्टीरिया से पौधों को बचाएं प्राकृतिक रूप से, जिसमें हम बीटी कॉटन की बात करते हैं, बैक्यूलोवायरस की बात करते हैं, वो सब क्या है, जैव नियंत्रण है। कीड़ों को और कीटकों से बचाने की जो विधियां है, जैव नियंत्रण कहते हैं उसको। मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड, मतलब हद ही है क्वेश्चन की। मैं तो बोलूंगी जिसके पेपर आ जाए ऐसा, उसके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है? दो पॉलीपेप्टाइड। कौन कौन सी है? कौन कौन सी? ए व बी। जब हमने इंसुलिन बनाया था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो हमने बात की थी कि भाई 2 श्रृंखलाएं होती है इंसुलिन के अंदर, लेकिन जब वो बनता है तो उसमें 3 होती है। उस तीसरी वाली सी वाली को हम काट नहीं पा रहे थे, इसलिए फिर हमने जैव यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके उस सी वाली को हटाया। याद आया? तो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। उसमें अगर आप देखो 2 नंबर के, एक नंबर के ही है ये तो, हाँ, तो इतना बहुत है। ज्यादा से ज्यादा आप इतना लिख सकते हो, ए में शायद 21 अमीनो एसिड्स होते हैं और बी में 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। इतना और चाहो तो लिख लो। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जबान पे बैठा हुआ होगा आपके, डेमोग्राफी। कितनी बार ऑब्जेक्टिव में भी कर लिया हमने। जो ऑब्जेक्टिव किए ना, मेरी बात मानो, सारे जिसके ऑब्जेक्टिव कम भी आते ना, एक बार एमसीक्यूज तो बिल्कुल देख लेना। जो यूट्यूब पे है वो तो देख ही रहे हो, जो ऐप पर डले हुए हैं वो भी देखे। मतलब उससे बहुत, मेरे को तो लगता है हमने, अगर जिसने मेरे सारे एमसीक्यूज किया ना, वो शॉर्ट टाइप में तो नहीं अटकेगा। एमसीक्यूज और शॉर्ट टाइप में कहीं ना कहीं उसको हेल्पफुल करेंगे ये चीजें जो है। नेक्स्ट की तरफ चलें। भाई मैच करना है, बताओ। 6th 7th क्लास में देते हैं मैच करने के लिए, 12th क्लास में मैच आ जाए तो भाई वारे न्यारे हो जाते हैं। बताओ अब, अग्नाशय पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाज में इधर ऑप्शन अगर आप देखो तो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का स्त्रावण करता है। यहाँ पे दे रखा है इंसुलिन, जो फर्स्ट है उसका क्या है? 3rd। मैं ऐसे लिख देती हूँ वरना घिचपिच हो जाएगा। ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम है हमारे पास कि केवल 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर होती है, बाकी जो जीव होता है वो अपने कार्यों में उसको यूज कर लेता है ना। 10% का नियम। मनुष्य से क्या मिलेगा? मनुष्य उपभोक्ता है, मच्छर तो नहीं है, ओंकोजिन्स नहीं है, उपभोक्ता है भाई 6th। उसके बाद है 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? एक ही ऑप्शन है संख्या वाला, तो ज्यादा लॉजिक मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है कि 1 से 4 बनते हैं तो 100 से 400 बनेंगे। भाई ऑप्शन ही एक ही है संख्या वाला, और वो क्या है? 2 वाला। 400 बनते हैं, है ना, 1 से 4 बनते हैं स्पर्म, तो 100 से 400 बनेंगे। अमरबेल क्या है? अमरबेल वाला क्वेश्चन उधर भी था, बिहार वाले में। बिहार वाले में भी था सेम क्वेश्चन। मतलब वो छोटे वाले में था कि अमरबेल पौधों पे रहती है, वो तो एनसीईआरटी में भी है वो क्वेश्चन, वहीं से लिया हुआ था। तो पूर्ण परजीवी होता है ये, दूसरे पौधों पे रहता है, वहीं से खाना पीना लेता है, पूर्ण परजीवी है। मलेरिया रोगाणु कौन सा है बता दोगे? 5th, प्लाज्मोडियम। और कैंसर ऑन्कोजीन से होते हैं। खत्म, पूरे 7 नंबर पक्के सिर्फ लिखने के, ये लिखना है आपको आंसर में, 7 नंबर फुल एकदम। नेक्स्ट की तरफ चलो। अब जो बारी आई है वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो देखो जरा, मजा आ जाएगा आपको। स्वपरागण और परपरागण में कोई 2 अंतर बताने। क्या होता है स्वपरागण, क्या होता है परपरागण? एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हो? वैसे मैंने लिख दिया है, चलो देखो यहाँ पे, ये देखो दूसरा वाला, ये स्वपरागण है, स्वपरागण और परपरागण। और भी अंतर है, लेकिन हमसे 2 ही पूछे तो मैंने आपको 2 ही दिए हैं। जहां मुझे लगा ज्यादा देने चाहिए मैंने ज्यादा भी दिए। देखो आपको 2 ही देने, एग्जामिनर जितना पूछ रहा है 2 तो 2, ठीक है, अपन को ज्यादा पंचायती नहीं करनी। एक मनुष्य के एक पुष्प के पराग कोश से परागण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप की किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या है? इसमें क्या होता है, एक ही पौधे के जो परागकोश है वो किसी दूसरे उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर जाते हैं
उसी प्रजाति के दूसरे पौधे पर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परागण, पर परागण भी कहते हैं और इसी को जेनोगेमी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको कहानी सुनाई थी, घर का घर में शादी कर ली तो ज्यादा वेरिएशंस नहीं आते, विभिन्नताएं नहीं आती इनमें, है ना, चेंज नहीं होता क्योंकि जीन्स वही रहते हैं। ये भाई दूसरे पौधे पे जाता है, बाहर बाहर शादियां करता है तो भाई इसकी आनुवांशिक विभिन्नताएं जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है ना। इस तरह से मैंने आपको समझाया था शादी वाले से कि घर के घर में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में शादी कर देते हो तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे। बाहर फॉरेन में शादी करो, कोई फॉरेन की लड़की लाओ, लड़का लाओ तो उसका कल्चर देखने को मिलता है, उससे विभिन्नताएं आती है तो उनके जीन्स में भी वेरिएशन आते हैं। तो पर परागण और ये स्वपरागण के दो अंतर हो गए। ठीक है, उदाहरण ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। स्वपरागण किसमें होता है, देखो मटर में तो स्वपरागण भी होता है, पर परागण भी होता है, दोनों ही होता है। तो मटर स्वपरागण में दे सकते हो और गुलाब दे सकते हो। पपीता पर परागण ही करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग होते हैं इसके, तो नर अलग है मादा अलग है तो उड़ के जाना ही पड़ेगा। ठीक है, पपीता दे सकते हो। और क्या दे सकते हो, इसमें खीरा में भी स्वपरागण दे सकते हो। पर परागण ऐसा भी होता है कि कहीं में पर परागण दोनों में होता है, मीन्स स्वपरागण भी होता है पर, जैसे मटर के अंदर स्वपरागण भी होता है पर परागण भी होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, लैंगिक व अलैंगिक जनन में कोई दो अंतर बताओ, 2 नंबर। अब यहाँ पे मैंने ज्यादा दिए हैं, आपको 2 ही लिखने, जो आपको ज्यादा सिंपल लगे याद कर लो। देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे दे कि 3 नंबर में दे दे, अंतर बताओ, लिखे ही नहीं 2 तो आपको एक बार क्लियर होना चाहिए। भाई वैसे मैंने क्लास के अंदर बताया है लेकिन फिर भी नोट कर ले, जो भाई एमपी के नहीं है वो भी नोट कर ले। अलैंगिक लैंगिक जनन, इसमें क्या होता है, एक ही जनक होता है, इसमें 2 होते हैं नर और मादा। इसमें क्या होता है भाई, युग्मकों का निर्माण नहीं होता क्योंकि गैमेट्स बनते ही नहीं है, और न ही उनका कौन सा, सिर्फ क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता। यहाँ पे गैमेट बनते हैं, युग्मक नर और मादा के, एग और पराग कण बनेंगे, है ना। मनुष्य की बात करें तो स्पर्म और एग बनेगा, तो भाई अर्धसूत्री विभाजन होगा, युग्मक बनेंगे। फिर यहाँ पे युग्मक बनते भी नहीं है तो मिलते भी नहीं है, यहाँ तो एक ही पौधे से कट के दूसरा बन जाता है या एक ही जंतु के द्विविखंडन से बन जाता है, तो यहाँ पे फ्यूजन जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे नर और मादा मिलेंगे तो फ्यूजन होगा जिसको हम निषेचन कहते हैं। संतति आकारिक रूप से आनुवंशिक रूप के जनक के समान होती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोन है ना। इनकी जो जातियां होती है वो कैसी होती है, क्लोन होती है, बिल्कुल मम्मी या जो भी उनका जनक है उसके समान होती है। यहाँ पे आनुवंशिक रूप से भिन्नताएं आती हैं, है ना, भिन्नताएं रहेंगी क्योंकि नर और मादा दोनों के जीन्स मिलते हैं तो विभिन्नताएं आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जैव विकास में अलैंगिक जनन की भूमिका कम है क्योंकि वेरिएशंस नहीं आ रहे, जबकि हम जैव विकास में क्या कहते हैं, जैव विकास तभी होगा जब विभिन्नताएं आएंगी, तो ये विभिन्नताओं में इनका कोई रोल नहीं है तो जैव विकास भी को भी बढ़ावा नहीं देते, जबकि ये क्या है, जैव विकास का आधार है, इन्हीं से चेंजेस आएंगे और चेंजेस या विकास जैव विकास को बढ़ाएगा। ठीक है, लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। भाई एक से ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं तो बिल्कुल ध्यान दे, ऐसा नहीं 2 है तो 2 ही लर्न कर रहे हैं। ठीक है, लर्न तो पूरे ही कर ले। इसके भी और अंतर है, मैंने क्लास के अंदर जब स्वपरागण और परपरागण पढ़ाया है तब बिल्कुल इसके बारे में बात की है। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, बायोलॉजी क्लास 12th, और चैप्टर ये दूसरा है स्वपरागण वाला, तो आप ढूंढ सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़े, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एमनियोसिंथेसिस विधि, ये भी आया हुआ था भाई बिहार वाले मॉडल पेपर के अंदर, और भी आया हुआ है। एमनियोसिंथेसिस जिसको उल्ब भेदन विधि कहते हैं, किस प्रकार का परीक्षण करती है, क्या टेस्ट करती है, तो अभी ये मत कहना लिंग निर्धारण करती है। लिंग निर्धारण तो हम उसका गलत यूज निकाल रहे हैं, वो भी लिखना है, लेकिन मेनली ये किसके लिए की जाती है, ये गुणसूत्रों की असामान्यताओं के लिए की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट, दोनों में से एक करना है, मैं आपको दोनों के आंसर बता देती हूँ, आप जो भी करें। चलिए तो देख लेते हैं, सबसे पहले एमनियोसिंथेसिस की बात करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, उल्ब भेदन भी कहते हैं। हिंदी वाला भी याद करना और इंग्लिश वाला भी याद करना। ठीक है, एक भ्रूणीय जांच विधि है जिसमें भ्रूण के चारों ओर स्थित थोड़ा सा उल्ब द्रव्य, उल्ब द्रव्य क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एमनियोसिंथेसिस में किसकी जांच की जाती है,
तो वो उल्ब द्रव्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है ये भी पूछा हुआ है। उल्ब द्रव्य निकाला जाता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं मम्मी के, जब वो गर्भ में रहता है, वूम्ब में रहता है, तभी एक सिरिंज की सहायता से निकालकर इसे उपस्थित कोशिकाओं की गुणसूत्रीय जांच की जाती है। क्रोमोसोम्स की जांच करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके क्रोमोसोम में। लेकिन हम क्या गलत फायदा भी उठा रहे हैं, लिंग निर्धारण में इसको काम में ले रहे थे, तो अब बिल्कुल ही इसको लीगल कर दिया गया है कि आप परमिशन करके ही इसको कर सकते हैं, या डॉक्टर्स को भी अलाउ नहीं है कि वो बताए। डॉक्टर्स को तो पता चल ही जाता है जब जांच करते हैं तब। वास्तव में इस तकनीक द्वारा गर्भ में पल रहे भ्रूण की असामान्यताएं अगर कोई है के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये देखो 2 नंबर में बोला है तो थोड़ा सा मैंने लिख दिया है इसको। टेस्ट ट्यूब बेबी, दूसरा वाला ब पार्ट जो है टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, ये टेस्ट ट्यूब बेबी का है। टेस्ट ट्यूब बेबी वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने, अगर आपने ऐप वाले बच्चों को करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करवाए थे उसके अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी वाला क्वेश्चन बताया था। देखो ये आया हुआ है भाई, देखो वह क्रिया जिसमें गर्भाशय से बाहर कृत्रिम परिवेश में शुक्राणु और अंड कोशिका का निषेचन कराया जाता है। क्या कहते हैं इसको? आईवीएफ भी कहते हैं। आपको दोनों नाम याद रखने, हिंदी इंग्लिश दोनों नाम। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्योंकि परख नली के अंदर ये यहाँ पे निषेचन करवाया जाता है, इसलिए इसे परख नली शिशु भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, है ना। क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर फीमेल का एग ले लेते हैं और फिर मेल का जो स्पर्म है उसको भी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, और फिर जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? जाइगोट को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए हमने 2 टेक्निक देखी थी, एक तो आईयूटी और एक जिफ्ट। ये ध्यान रखें। देखो 2 नंबर में आया हुआ है, थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा लिख दोगे, थोड़ा सा डायग्राम वाइग्राम बना दोगे, ऐसे टेस्ट ट्यूब ले लो, ये एग ले लो, फिर उसको निषेचित करते हुए बता दो, तो इंप्रेशन अच्छा बढ़ेगा। हमेशा से मैं बता रही आ रही हूँ सारे मॉडल पेपर में, जिन्होंने भी मॉडल पेपर देखे, 2 नंबर का है, डायग्राम जरूर बनाए, यहाँ पे लिख दे। और आईयूटी और जिफ्ट के बारे में भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं। आईयूटी क्या था, क्या था? अगर 8 से 16 वाली स्टेज है तो इंट्रा यूट्रस यूटेराइन इंट्रा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर करेंगे। जब 16 से ज्यादा हो जाता है युग्मनज तो फिर आईयूटी करते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप क्लास देखे हैं, समझते हैं सारी चीजें। ये देखो, ये पूरा लिखना है आपको, सिर्फ इतना लिख के छोड़ मत देना। इस प्रक्रिया में डिंब संरक्षण प्रक्रिया को हार्मोन द्वारा नियंत्रित करते हैं। फीमेल को हार्मोन दिए जाते हैं ताकि वो एग रिलीज करे। डिंब ग्रंथि से डिंब निकालकर अंडाणु, डिंब किसको बोलते हैं? अंडाणु को। अंडाणु निकालकर तरल माध्यम में शुक्राणुओं द्वारा उसका निषेचन करवाया जाता है। इसके बाद सफल गर्भाधान से स्थापित करने के उद्देश्य से इस निषेचित अंडाणु को गर्भाशय है ये, गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने जब क्लास में करवाया था तो बोला था कि आप पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम भी लिखे। पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? लुइस जॉय ब्राउन था पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम। ऐसी चीजें आपको मार्क्स बढ़वाएगी, ऐसी चीजें मार्क्स बढ़वाएगी, इंप्रेशन बनाएगी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। और इंडिया में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? वो थी कनुप्रिया। लिख सकते हैं ये चीजें इंप्रेशन के हिसाब से। नेक्स्ट की तरफ चलें, वही आ गया है भाई जिफ्ट। मैंने क्लास के अंदर जब इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर है मानव जनन और स्वास्थ्य वाला चैप्टर, उसके अंदर मैंने कहा था इन सब की फुल फॉर्म रट लेना। चैप्टर के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिया था, उसके अंदर सारी फुल फॉर्म लिखवाई थी और कहा था इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, देखो ये उधर भी आया हुआ है, राजस्थान वाले में भी आया हुआ है शायद मॉडल पेपर के। क्या फुल फॉर्म है? एक की तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई, एक की तो अभी पहले ही बताई। देखो 2 नंबर में पूछा है जिफ्ट। जिफ्ट क्या है? मैं हिंदी में लिख रही हूं, हिंदी मतलब है तो इंग्लिश वर्ड, लेकिन गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या किया जाता है इसमें? गैमिट को ट्रांसफर किया जाता है। ऐसी मदर या ऐसी
लेडी जिसमें जो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है उसको किसी और फीमेल का एग जो है यूट्रस के अंदर डाला जाता है। ठीक है, गैमेट गिफ्ट, मैंने आपको कहा था आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, ऐसी औरत जो माँ नहीं बन पा रही है आप अपना एग उसको दे के उसको गिफ्ट दे रहे हो, ऐसे मैंने याद कराने के लिए ट्रिक बताई थी। ठीक है, दूसरा और में जो दिया हुआ है गिफ्ट, अभी हमने बात की, वही ये देखो, ये जो गिफ्ट है 8 से 16 अवस्था के बाद 8 से 16 वाला है, तो उसको अगर हम क्या करते हैं इंट्राफेलोपियन में करते हैं ट्रांसफर, तो जाइगोट, जेड से जाइगोट, इंट्रा, आई से इंट्रा, एफ से फैलोपियन, ट्रांसफर, इसमें जाइगोट ट्रांसफर करते हैं, उसमें गैमेट ट्रांसफर, जी से गैमेट, जैसे जाइगोट। ठीक है, हो गया 2 नंबर एक लाइन लिखने के। अब जो बच्चे एक्स्ट्रा करना चाहते हैं पूरा नाम लिखने के लिए आप थोड़ा सा लिख दो यहाँ पे कि भाई 8 से 16 की अवस्था में जो है जाइगोट को फैलोपियन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे जो मैंने आपको कहा कि जो मदर जो है बन नहीं पाती माँ, उनको किसी दूसरी लेडी से अंडाणु का ट्रांसफर किया जाता है, उसे गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। अब है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं और संलग्नता किसे कहते हैं, दोनों में से एक करना है, दोनों के आंसर बता देती हूं मैं आपको। संलग्नता क्या है, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन, संलग्न जीन, व घटना अर्थात यह घटना अर्थात जीनों का एक साथ वंशागत होना संलग्नता कहलाता है। अगर कोई, अब डायग्राम जरूर बनाए, ये जीन बना दे एक क्रोमोसोम पे भाई एक ये वाला जीन बना दो और एक ये वाला बना दूं, तो ये कैसे है, ये दोनों जीन संलग्न जीन है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पास पास स्थित हैं। ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित जीन को जीन संलग्न जीन तथा इनके साथ साथ वंशागत होने की प्रक्रिया को संलग्नता कहते हैं। संलग्नता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, एक्स्ट्रा चीजें मॉर्गन ने बताया था भाई। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ड्रोसोफिला पे फल मक्खी पर जो प्रयोग किए थे तब ये बताया था। ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा में। म्यूटेशन किसे कहते हैं, म्यूटेशन उत्परिवर्तन पूछा है हमसे, जीवों की जीन या क्रोमोसोमीय संरचना या क्रोमोसोम संख्या में अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन, ये शब्द जरूर लगाएं, उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहलाते हैं। अब म्यूटेशन के बारे में और क्या एक्स्ट्रा चीजें लिख सकते हो, ये तो भाई इतनी बात जितनी उसने पूछी है, हमें 2 नंबर में लिखना है भाई, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या कि सबसे पहले ये जीव के लिए हानिकारक और लाभदायक भी हो सकते हैं। ह्यूगो डी व्रिज ने प्रीम रोज वाले प्लांट पे क्या किए थे, सबसे पहले उत्परिवर्तन के प्रयोग किए थे और उन्होंने सबसे पहले उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन को बताया था। ठीक है, किसने किए थे, ये ह्यूगो डी व्रिज ने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये विभिन्नताएं पैदा हो जाती, किस पे किए थे ये भी याद रखना, इवनिंग प्रीम रोज पे किए थे, हो सकता है सवाल चेंज हो जाए। ठीक है, इवनिंग प्रीम रोज पे किए थे सबसे पहले, तो ये 2 नंबर में कम से कम इतना तो लिखोगे। ठीक, दोनों हो गए। नेक्स्ट है कोडोन किसे कहते हैं और सिस्टोन किसे कहते हैं। कोडोन क्या है, वो 3 वाले जो ग्रुप है हमारे जेनेटिक कोडोन, उन्हीं को आनुवंशिक कूट भी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश सब याद रखे, देखो यहाँ कोडोन पूछा है, आप बोलोगे कोडोन क्या है, भाई जो आनुवंशिक कूट थे वही कोडोन है। और सिस्ट्रॉन आपको बताया था, वैसे ये सिस्ट्रॉन है बच्चों, ये टाइपिंग वहीं से आई है सिस्ट्रॉन करके। क्या बताया था आपको, डीएनए का वो खंड जो आगे जाके किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करेगा वो सिस्टोन कहलाता है। बस दोनों परिभाषाएं लिखनी है। सबसे पहले बात करेंगे हम आनुवंशिक कूट की, जो हमसे कोडोन पूछा है। ठीक है, कोडोन क्या है, तो पहले आनुवंशिक कूट बता दें। कोडोन तो 3 के जो आनुवंशिक कूट है उन्हें हम कोडोन कहते हैं। ऐसा नाइट्रोजनिक क्षार के 3 के ऐसे समूह जो किसी पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड्स का निर्माण करते हैं कोडोन कहलाते हैं। ये भी लिख सकते हो आप जो मैंने बोला। आनुवंशिक कोड प्रारंभिक काल में उपस्थित वह सार्वत्रिक कोड है जिन्हें सभी जीवधारियों में आनुवंशिक सूचना के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण को विशिष्टकृत किया हुआ है। इस आनुवंशिक भाषा का प्रत्येक कोड वर्ड क्या कहलाता है, संकेताक्षर या कोडोन कहलाता है। ठीक है, कोड को ही कोडोन कह रहे हैं। ये 3 अक्षरों के बने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दो, जैसे कि एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड के जो एजीयू है, ये मत लिखना,
AUG क्या करता है, मिथियोनिन को कोड करता है और mRNA की बनने की प्रक्रिया यानी कि अनुलेखन को बढ़ाता है, स्टार्ट करता है। कोडोन प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्ल में से किसी एक को इंगित करते हैं। भाई 2 नंबर का है, इतना जरूर लिखे। और एक और चीज जो मैं आपको बता रही हूं वो लिखे, 2 नंबर में विशेषताएं जरूर लिखे। हमें डिटेल नहीं करना इसको, भाई 2 नंबर में डिटेल मत बताना, वहां तो हमने क्लास में पूरा डिटेल इसका डिस्कशन किया है, यहाँ डिटेल नहीं बतानी, यहाँ पे बस विशेषताएं लिख दो। क्या क्या विशेषताएं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। सबसे पहले ये 3-3 के ग्रुप में होते हैं, त्रिक होते हैं, ये बात आपको लिखनी है। जेनेटिक कोड असंदेहप्रद होते हैं, यानी कि अनएम्बिगुअस होते हैं। भाई एक प्रकार का कोडोन केवल एक ही प्रकार के अमीनो एसिड्स को कोड करता है, इसको कहते हैं हम असंदेहप्रद। जबकि जेनेटिक कोड अभाषित भी होते हैं। एक जेनेटिक कोड एक अमीनो अम्ल को प्रदर्शित करेगा। AUG हमेशा मिथियोनिन ही बनाएगा, लेकिन ये मेथियोनिन वैसे इस चीज का क्या है, एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया था, मिथियोनिन हमेशा एक से ही कोडित होता है। लेकिन एक प्रकार का अमीनो अम्ल एक से ज्यादा प्रकार के कोडोन से भी क्या हो सकता है, कोडित हो सकता है। इसे हमने कहा था अभाषिता होती है ये। ठीक है, आप बिल्कुल मेरी डिटेल क्लास देखें। अभी हम मॉडल पेपर कर रहे हैं ना, हमारा ये टॉपिक है, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल नहीं करी, फिर भी मैं बता रही हूँ। कोमा रहित होते हैं, आपको कोमा नहीं लगाना बीच में, ऐसे ये नहीं लगाना। और ये सारे कैसे हैं, यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वत्रिक है। आप में जो कोई कोड, अगर आप में कोई प्रोटीन बना रहा है तो वो किसी दूसरे में भी वही प्रोटीन बनाएगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो। ठीक है, इसी का यूज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। इसीलिए हम पिग का इंसुलिन यूज कर रहे थे, क्योंकि इंसुलिन बनाने वाला कोड एक ही है ना, सब में एक जैसा है। अब बात कर लेते हैं सिस्ट्रॉन की। ये हमने लिखी हुई है, क्लास से ही लिया है मैंने, ये सब कुछ हमने क्लास में पढ़ा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, सब क्लास से ही उठाए हुए हैं ये वर्ड्स, चीजें, जो भी डिस्कशन हमने किए हैं। DNA वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है। कूट लेखन मतलब अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। यह जीन की क्रियाशील इकाई होती है, इसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। बस इसमें इतना ही लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते। ज्यादा से ज्यादा ये चीज लिख सकते हो कि जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो हमारे जो प्रोकैरियोटिक हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक मोनोसिस्टोनिक होते हैं। ये बात मैंने क्लास में की, वो लिख सकते हो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा के उसमें। अब है कोई 2 प्रतिजैविकों के नाम बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन। जो हमारे राजस्थान वाले और यूपी वाले, बिहार वाले सोच रहे होंगे हमारा ऐसा पेपर आ जाए तो हम तो भाई मजे ही हो जाए, ऐसा सोच रहे होंगे ना, बिल्कुल देख रहे हो अगर तो। प्रतिजैविकों के नाम, टेट्रासाइक्लिन, सब पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें उस टाइम याद नहीं आता कि यार ये प्रतिजैविक था क्या। टेट्रासाइक्लिन, एक तो भाई पेनिसिलिन, जिसके बारे में हमें बताया भी गया है, पेनिसिलिन जिसको फ्लेमिंग ने खोजा था, और चैन और हार्वर्ड को उनमें नोबेल पुरस्कार भी मिला है भाई इसके लिए। और क्या है, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो लिखना चाहते हो भाई, 3-4 लिख दिए मैंने, 2 पूछे थे। एड्स की बताओ फुल फॉर्म, बताओ भाई एड्स क्या है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लिखनी तो इंग्लिश में ही पड़ेगी, पर हिंदी में लिख दो उसको, सिंड्रोम। ठीक, HIV की बता दो, HIV ये HIV से ही फैलता है एड्स। इम्यूनो या ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्योंकि ह्यूमन में फैला रहा है। ठीक है, HIV।
हो गया, 2 नंबर के काम हो गए। 2 क्या 4 नंबर, 2 नंबर ये 2 नंबर ये, एक ही करना है भाई आपको, तो वैसे तो एक ही करना है भाई, और लगा हुआ है बिल्कुल, हाँ 2 नंबर का काम हो गया। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस को परिभाषित करो। इंटरफेरेंस क्या है? हमारी सेल्स जब किसी वायरस या बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, तो उनसे एक हार्मोन निकलता है, एक एंजाइम निकलता है जिसको हम इंटरफेरोन कह रहे थे। औषधि व्यसन क्या है? दोनों के यहाँ लिख दिए। देखो, विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरोन नाम का प्रोटीन स्रावित करती है। अगर इसको परिभाषा की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा एक प्रोटीन का स्रावण होता है, इसे इंटरफेरोन कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। क्या करती है ये? जो आसपास की अन्य असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण से बचाती है। जिनको अभी तक अटैक नहीं हुआ है संक्रमण का, उनको बचा के रखेगी, और जिनको संक्रमण हो गया उनको मार देता है, खा जाता है उनको, ताकि दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैलाए वो। इंटरफेरोन असंक्रमित कोशिकाओं के कुछ विशिष्ट संग्राही से जुड़ जाते हैं तथा कोशिकाओं को संक्रमण से जूझने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, लड़ाई करने में मदद करते हैं। इनके कोशिकाओं के जुड़ने से ऐसे पदार्थों का स्रावण होता है जो विषाणुओं का प्रतिकृतिकरण को रोक देते हैं। इसीलिए इंटरफेरोन का प्रयोग कई विषाणु रोगों के उपचार में किया जाता है। ठीक है, हम करते हैं इनका यूज। ये हमने प्रतिरक्षा वाले चैप्टर में पढ़ा है, जहां पे हमने बात की थी फिजिकल बैरियर्स की। जन्मजात प्रतिरक्षा वाले जो हमने पढ़े थे उसके अंदर पढ़ा था, लास्ट वाला टॉपिक। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है भाई औषधि व्यसन क्या है? अगर आप कोई दवाई खाते हैं और आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, कोई भी ड्रग का मतलब सिर्फ नशा नहीं होता बच्चों, मेडिसिन को भी ड्रग ही कहते हैं, वो भी एक प्रकार की ड्रग है। तो जब आप कोई ड्रग खाते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं और आप उसके आदी हो जाए, जैसे आपने सुना हो किसी को नींद नहीं आती, वो रोज नींद की दवाई खाता है, फिर उसको बिना गोली के नींद नहीं आती, तो वो क्या हो गया है? एडिक्शन हो गया उसका। व्यसन का मतलब आदत पड़ जाना, गलत आदत पड़ जाना। व्यक्ति में किसी ड्रग या दवाई लिख दो भाई, है ना, ड्रग तो भाई नशा चरस गांजा की बात नहीं कर रहे हम। ड्रग के लिए विकसित हुई निर्भरता या उसकी अक्सर मांग या याचना अवस्था क्या कहलाती है? व्यसन कहलाती है। और औषधि व्यसन पूछा है तो यहाँ पे औषधि शब्द जोड़ दो। ये भी हमने हमारी क्लास से ही लिया है, ये भी क्लास, सब कुछ क्लास में ही है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसको प्रेजेंट करना है आपको कि कैसे प्रेजेंट करें। हो गया औषधि व्यसन, इसको औषधि व्यसन कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, किसी नींद की दवा के प्रति किसी व्यक्ति विशेष की निर्भरता, देख सकते हो उदाहरण। सेडेटिव बोलते हैं नींद की दवा को, क्या बोलते हैं? सेडेटिव। सेडेटिव ड्रग, नींद की दवा, निंद्रा दवाई के प्रति किसी व्यक्ति की निर्भरता, इसका उदाहरण है। ऐसी नशीली चीजों के प्रति भी हो सकती है, अल्कोहल वगैरह के प्रति, उसको भी व्यसन ही कहते हैं, उसको भी एडिक्शन ही कहते हैं। पर हमसे औषधि व्यसन पूछा तो हमने औषधि व्यसन बताया। जीन गन किसे कहते हैं? ये आ गए बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर। बायोटेक्नोलॉजी और आपका वो आनुवांशिक वाला चैप्टर, और ये तो आनुवांशिक वाले चैप्टर में देखो वो क्वेश्चन आने वाला है जो मैं कह रही हूँ, आनुवांशिक, वाटसन क्रिक, सारे मॉडल पेपर, बिहार ले लो, राजस्थान ले लो, यूपी ले लो और एमपी भी ले लो, वाटसन क्रिक को पीछा ही नहीं छोड़ा इन तीनों मॉडल पेपर में, बिल्कुल 100% सब में है ये क्वेश्चन, वाटसन क्रिक वाला आएगा अभी। जीन गन किसे कहते हैं? मैं फिर से कहूंगी, सारे बच्चों को सारे मॉडल पेपर देखने, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान तीनों के मॉडल पेपर डले हुए हैं यूट्यूब पे, आप देखें, आपको कुछ ना कुछ हेल्प उससे मिलेगी, प्लस कुछ ना कुछ आपको उससे एक्सपीरियंस होगा चीजों का। चलिए, जीन गन किसे कहते हैं और जीएमओ, तो जीएमओ की फुल फॉर्म तो मैं यही लिख देती हूँ, चलो नीचे ही बता देते हैं आपको। 2 नंबर का है भाई, देखो फुल फॉर्म पूछी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देंगे। जीवधारी या पादप कवक और जंतु जिनके जीनों में फेरबदल करके कर दिया जाता है आनुवांशिक रूपांतरित जीव, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड जीव कहलाते हैं। हमसे तो भाई जीएमओ की फुल फॉर्म पूछी है। जीएमओ की फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड जीव। जीव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यहीं से लिख रही हूं, जेनेटिक, क्योंकि ये अलग हो गई तो मैं एक साथ लिख देती हूँ, जेनेटिकली
मॉडिफाइड, अच्छा हिंदी में लिख दूं, हिंदी वाले बच्चे हैं भाई, वैसे तो लिखी हुई है यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को जीएमओ कहते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म है ये जीएमओ की। फिर दूसरा हमसे पूछा है जीन गन क्या है। तो जीन गन क्या है, एक विधि थी जिसमें हम वांछित जीन को किसी सेल के अंदर डालते थे, एक छोटी सी गन थी, यहाँ पे भी डायग्राम बनाए बिल्कुल, ठीक है। इस विधि पादप के, डायग्राम बुक के अंदर नहीं है, मैंने आपको क्लास के अंदर इसका रॉ मतलब हमारे हिसाब से एक डायग्राम बनाना सिखाया था। इस विधि में पादप कोशिकाओं में अधिक उपयुक्त होती है। इस विधि में कोशिका पर सोने या टंगस्टन की अति सूक्ष्म डीएनए से, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी वो बनी होती है ये गोलियां, ये टंगस्टन या सोने की बनी होती है, उसके अंदर डीएनए डाल देते हैं और फिर उसको हाई स्पीड से कोशिका के अंदर दाग देते हैं। जैसे गन से हम गोली दागते हैं ना, वैसे ये गोलियां ही हैं छोटी छोटी। तो हमारा जो जीन होता है, वांछित जीन, वो बहुत स्पीड से जाता है, सेल के अंदर छेद कर देता है और डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर। उच्च वेग से कणों का प्रहार या बमबारी की जाती है। यह कण कोशिका के अनेक स्तरों और रचनाओं को भेदने सक्षम होती है तथा केंद्रक में पहुंचकर रूपांतरित, बहुत सारी दागी जाती है। अब जरूरी नहीं ना कि आपने पहली दागी वही केंद्रक में चली जाए। तो आप इसका क्या बनाएंगे डायग्राम, ये सेल बना दो, यहाँ पे न्यूक्लियस बना दो, यहाँ डीएनए, एक इंजेक्शन भाई एक गन जैसा सिस्टम बना दो। मैं गन यहाँ पे बना दूं क्योंकि ऐसी भी दे रखी है कहीं कहीं पे, है ना, यहाँ पे ये ऐसे बता दूं, बौछारे कर रहे हो आप। ये रही जीन गन, ये हो गई कोशिका, ये हो गया केंद्रक, है ना, ये क्या हो गई, ये सोने या टंगस्टन, पूरा नहीं लिख रहे मैं, टंगस्टन की गोलियां हो गई। और गूगल भी है आपके पास, गूगल से भी सर्च कर लो, अलग अलग प्रकार की आती है, हमने बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाई, क्लास के अंदर भी बनाई थी, डायग्राम भी बताया था। चलिए नेक्स्ट है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में कोई 3 अंतर बताओ। अंडाणु का नामांकित चित्र बनाओ। पहले अंडाणु का नामांकित चित्र बना देती हूं मैं यहाँ पे, फिर हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये वाला भी मैंने करवाया है भाई, ये मैंने इस चैप्टर के जो मानव जनन है उसके लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, वहां पे एक ग्राफियन फॉलिकल का चित्र भी बनाया है और अंडाणु का चित्र भी बनाया है, और अभी एक मॉडल पेपर के अंदर भी मैंने बनाया है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है भाई। सबसे पहले यहाँ पे तो क्या होगा, हमारा अंड होगा, एग, ठीक है। बाहर की तरफ क्या होगी, इसकी जो झिल्ली होती है, उसको हम कोशिका झिल्ली नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं, परिपीत की झिल्ली बोलते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाहर की तरफ क्या होता है, इसके बाहर की तरफ हमारी जोना पेल्लुसिडा होती है। ये कौन है, जो असेल्युलर होती है, जोना पेल्लुसिडा। और फिर सबसे बाहर की तरफ क्या होते हैं, सबसे बाहर की तरफ सबसे लास्ट लेयर जो हमने ऐसी बनाई थी, अगर आपको थोड़ी बहुत भी याद आ रही हो, ऐसी बहुत सारी तरफ आपको ये बनाना है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रेडिएटा की तरह होती है। कुछ कुछ बुक्स में ये डिजाइन भी बनी हुई है, ऐसी वाली, ऐसी भी बनी हुई है, तो आपको जो सूटेबल हो आप बना सकते हैं। ये और ये सेम ही है, ये वाली और ये वाली सेम ही है। क्या है ये, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। इसके अंदर जो प्लाज्म भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऊ प्लाज्म, क्योंकि भाई ये एग का प्लाज्म है तो इसको ऊ प्लाज्म बोल देंगे। अंड कोशिका द्रव्य बोल दो, ठीक है, और ये तो अंड है ही। हो गया, इतना सा सिंपल सा डायग्राम है, बनाना है आपको, बहुत बार बना चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट की तरफ, जो शुक्राणु जनन और अंड जनन में हमें अंतर बताना है, ये रहे, और भी है।
हमसे जितने भी अंदर पूछे मैंने आप सारे लिख दिए आपको। देखो शुक्राणु जनन कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर होता है, जबकि अंडाणु जनन अंडाशय में जननी के एपिथीलियम से होता है। ये भी जननी के एपिथीलियम है वैसे तो। पूर्ण होने का स्थान कहाँ है इनका? शुक्राणु जनन का प्रारंभन व समापन दोनों ही टेस्टिस वृषण के अंदर ही होता है। जबकि यहाँ पे अंड जनन में क्या होता है? निर्माण तो अंडाशय में होता है, लेकिन अंडाशय के बाहर अंडवाहिनी में, फैलोपियन नलिका में जाते जाते भी अंडाणु विभाजित होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी और उसके अंदर। ठीक है, कुल समय क्या होता है इसमें शुक्र जनन में 74 डेज लगते हैं एक स्पर्म फॉर्मेशन में। एक मतलब एक साथ बहुत सारे बनते हैं वैसे तो मिलियंस, लेकिन क्या टाइम लगता है? 74। जबकि यहाँ पे आपको पता है यह एक असतत प्रक्रिया है, भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। हमने कहा था कि जो एग फॉर्मेशन है वो तो मदर के पेट में रहती है गर्ल, तभी से oogenesis शुरू हो जाता है, याद आया? और बाद में खत्म भी होते जाते हैं, और किशोरावस्था पे आने पर ये पूरा होता है। उसके बाद हर 28 डेज में 14th डेज पे एग एवोल्यूशन होता है। यहाँ पे 74 डेज लग रहे हैं। ठीक है, युग्मकों की संख्या, एक स्पर्मेटो से 4 शुक्राणु बनते हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे एक से एक ही बनेगा, एक ही चीज बनती है। कैलकुलेशन भी हम इसी तरह करते हैं, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। 100 प्राथमिक, जैसे एक आगे भी था, 100 प्राथमिक स्पर्मेटो से कितने बनेंगे, 100 प्राथमिक ऊगोनिया से कितने गोनिया बनेंगे या एग बनेंगे। तो अंडे में तो एक ही बनता है, शुक्राणु 4 बनते हैं। युग्मक कितने हो गए? शुक्राणु का आकार छोटा होता है भाई, अंडा बड़ा होता है। फिर ध्रुवीय पोलर बॉडी नहीं होती शुक्राणु के पास, जबकि अंडे में क्या होती है? 2 ध्रुवीय पोलर बॉडी भी होती है, कम से कम 2 पोलर आईडी। तभी तो इनमें एक से एक ही बन पा रहा है, क्योंकि बाकी 2 जो होती है वो तो पोलर सेल्स के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोई पोलर बॉडी नहीं है, ये अंतर है। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बात करें कि क्या एक बच्चे को रक्त समूह ओ हो सकता है? अगर एक बच्चा है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है यदि उसके माता पिता का रक्त समूह ए व बी हो। क्या एक बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है क्या अगर उसके मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ए और बी हो सकता है या नहीं? तो ये चीज कहां से आएगी? ये ब्लड ग्रुप वाली चीज से आएगी। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अब आपको कंडीशन बतानी है। सबसे पहले तो आप आंसर लिखोगे 14 का, हाँ यह संभव है कि ओ समूह, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं भाई, आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को सही कर लेना, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, है ना। हाँ यह संभव है कि ओ समूह बच्चे का हो। क्यों संभव है? आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। यह तभी संभव है, संभव होने की क्या शर्त है? तभी संभव है जब माता व पिता दोनों विषम युग्म की रक्त जीन लिए हों। अब इसका क्या मतलब होता है? हमने कहा था कि हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप 3 जीन निर्धारित करते हैं, है ना। कौन से 3 जीन थे वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक बार के लिए। कौन से 3 जीन थे आपको समझाने के लिए? एक तो IA, एक IB और एक स्मॉल i, ये 3 करते हैं। अगर आपको O चाहिए तो आपको पता है कि O अप्रभावी होता है, तो O अगर प्रदर्शित होना है तो उसको दोनों सिंबल कैसे चाहिएंगे? छोटे i चाहिएंगे, क्योंकि ये अप्रभावी है। जबकि जो हमारे A और B है ये तो प्रभावी है, ये दोनों ही कंडीशन में प्रदर्शित होंगे। अगर इनके पास I भी होगा तो भी इनका ब्लड ग्रुप तो A ही रहेगा, और इसके पास भी I होगा तब भी इसका ब्लड ग्रुप B ही रहेगा। लेकिन अंदर इसके 2 छोटे I हैं जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे। तो हमें नहीं पता, हमें यहाँ दिया ही नहीं है कि माता पिता समयुग्म की है या विषम युग्म की है। वो इस कंडीशन में भी हो सकते हैं और वो कैपिटल ए वाली कंडीशन में भी हो सकते हैं समयुग्म की। लेकिन बच्चे में O कब आ सकता है? जब माता पिता इस कंडीशन में हो, क्योंकि जब इन दोनों का निषेचन होगा तो दोनों से एक एक I बच्चे को मिल जाएगा और उसका समूह कैसा बन जाएगा? O बन जाएगा, क्योंकि O के लिए दोनों I होना जरूरी है। लिए हुए हो, जैसे यहाँ पे आप उसको सॉल्व कर लो, आप दिखा दो, यहाँ पे लिख दो विषम
युग्मकी माता, ये विषम युग्मकी है, इसके पास आई ए और स्मॉल आई है, लेकिन इसका रक्त समूह क्या होगा? रक्त समूह तो ओ ए समूह ही है, क्योंकि ए हमेशा आई पे क्या रहेगा? ए हमेशा आई पे क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। रक्त समूह तो ए ही है इसका, जो कि इसने बोला है। ऐसे पिता, पिता विषम युग्मकी है ए बी, और इसके पास भी एक स्मॉल आई है, तो ये भी कैसा है? बी समूह का ही है। अब इनसे क्या बनाओ? पुन्नेट चार्ट बनाओ। इधर से 2 युग्मक बनेंगे, इधर से 2 युग्मक। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं साइड में कर रही हूँ। पुन्नेट चार्ट बना दो इसका। ये हो गया माता पिता दोनों। पिता के पास क्या है? पिता के पास एक आई बी है और एक आई है। माता के पास आई ए है, क्योंकि रक्त समूह ए है। हम तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं ना, अगर ये दोनों आई ए होते तब तो बच्चे में वो नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों तरफ से उसको स्मॉल आई चाहिए, क्योंकि वो तभी प्रदर्शित होगा जब स्मॉल आई मिलेगा। देखो बन जाएगा, ये देखो क्या बना? आई ए आई बी बना, इन दोनों को मिलाया, आई ए आई बना, इधर आई बी आई बना, और इधर देखो आई ए, ये बन गया ओ। तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है? ओ हो सकता है। और भी हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और बी भी हो सकता है। चारों पॉसिबिलिटी है इसके पास। तो हमसे तो ओ की पॉसिबिलिटी पूछी है, तो हमने बता दिया। यहाँ पे सर्कल कर देना, लिख देना, बच्चे का रक्त समूह ए बी व ओ चारों हो सकते हैं, अतः दी हुई परिस्थिति में बच्चे का रक्त समूह बिल्कुल ओ हो सकता है। हमें तो यही बोला है ओ हो सकता है या नहीं, तो जब चारों ही हो सकते हैं तो ओ भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये चारों दिख रहे हैं आपको पॉसिबिलिटी, ये भी है, ये ए है, ये भी है। आ जाओ, हमें पूछा है पुरुषों में वर्णांधता स्त्रियों की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों पाई जाती है? इसका आंसर भी यही छुपा हुआ है। वर्णांधता के बारे में हमने कोई चीज पढ़ी थी। कौन सी चीज पढ़ी थी? कि वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता को हिंदी में तो वर्णांधता कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। यह एक लिंग संलग्न, और उसमें भी कौन सा? लिंग संलग्न में भी कौन सा है? एक्स्ट लिंग्ड है, तो फिर आपको एक्स्ट लिंग लिखना पड़ेगा भाई। एक्स्ट लिंग्ड लिंग संलग्न अप्रभावी बीमारी है या असामान्यता है। जो रिसेसिव होते हैं, जो अप्रभावी होते हैं, उनको पता है आपको दोनों जीन चाहिए उनको दिखने के लिए। ठीक है, यह केवल समयुग्मकी वर्णांधता जीन की उपस्थिति में ही, जीन की वर्णांधता का जीन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? क्योंकि ये एक्स पे होता है, हम एक्स सी ले रहे हैं। ठीक है, एक्स लिंक्ड है तो एक्स पे ही होगा, और एक्स सी की समयुग्मकी अवस्था कौन सी होगी? एक्स युग्मकी की ये वाली। इस कंडीशन में ही ये बीमारी फैलाएगा। ठीक है, क्योंकि अप्रभावी है, दोनों सीसी होने चाहिए और दोनों एक्स पे होने चाहिए, क्योंकि एक्स लिंक्ड है। समयुग्मकी वर्णांधता जीन की उपस्थिति में ही प्रदर्शित होगा। अब ये पूछ रहा पुरुषों में क्यों होता है? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है और पुरुष में केवल एक ही एक्स होता है। देखो स्त्रियों में तो क्या होता है? स्त्रियों में यह एक एक्स सी होने पर
होने पर अप्रभावी रहता है, जबकि पुरुषों में एक XC होने पर भी यह प्रदर्शित हो जाएगा। मैंने आपसे एक वर्ड कहा था, अगर आपको याद हो, कि पुरुष बैड लक के देवता होते हैं, है ना। अगर फीमेल कब प्रभावी होगी? अगर फीमेल के दोनों सीसी होंगे तब तो मादा में वर्णांधता होगी, मतलब मादा बीमार होगी, क्योंकि दोनों उसको चाहिए रिसेसिव, ये रिसेसिव है, अप्रभावी है। अगर मादा में ये कंडीशन है तो यहाँ पे ये मादा वाहक होती है, बात की थी हमने, मादा वाहक होती है। क्यों वाहक है भाई? एक खराब है इसका जीन, वर्णांधता वाला जीन है, लेकिन अप्रभावी को दोनों एक्स पे चाहिए, और ये वाला एक्स इसको दबा देगा, क्योंकि ये प्रभावी है, सिंपल वाला प्रभावी है, ये अप्रभावी है तो दबा देगा। ये प्रभावी कब रहेगा? जब दोनों सी होंगे। लेकिन पुरुषों में तो भाई होता ही एक एक्स है, पुरुषों में तो एक ही एक्स होता है, वाई का तो कोई योगदान ही नहीं है, वाई इसको दबा ही नहीं सकता। इसलिए पुरुष कैसे होंगे? पुरुष एक एक्स पे सी होने पर ही कैसे हो जाते हैं? वर्णांध हो जाते हैं, बीमारी हो जाएगी इनको। इसलिए मैंने कहा था कि पुरुष जो है वो क्या होते हैं? बैड लक के देवता होते हैं इस वाली बीमारी के लिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, आपसे यही रीजन पूछा हुआ है कि क्यों सिर्फ पुरुषों में होती है, महिलाओं में नहीं होती, या महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों में ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम चलें तो इसके दोनों क्वेश्चन हो गए। हाँ, नेक्स्ट की तरफ चले। प्रतिजन के कोई 3 लक्षण बताने हैं आपको। ठीक है, उसके बाद प्रतिजैविकों के भी कोई 3 लक्षण बताने हैं। प्रतिजन और प्रतिजैविक में कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रतिजन क्या है? एंटीजन, जो बाहर से कोई भी बाहरी या आंतरिक पदार्थ जो आपके शरीर में आता है और आपकी बॉडी उसको अपने बॉडी का नहीं है ये पहचान के उस पर आक्रमण करना शुरू कर देती है, वो एंटीजन होता है। वो कोई वायरस भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकती है, और कोई परागकण भी हो सकता है। ठीक है, ये एंटीजन होते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहले देखो एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन बाहरी पदार्थ है जो एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करते हैं। रासायनिक रूप से प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसेक्राइड आदि हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई विषाणु हो सकता है ना, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। एंटीजन रोगजनक की सतह पर या मुक्त अणु के रूप में मिलते हैं। ये कोई भी अगर डिजीज कैरिंग रोगजनक है, पैथोजन है, तो उसकी सतह पर मिलते हैं। तो ये 3 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 लक्षण बोला है आपको। अब हमें प्रतिजैविक के लिखने हैं, प्रतिजैविक के यही लिख देती हूं। प्रतिजैविक के क्या लक्षण है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। यहां पे दे रखा है भाई इंग्लिश में भी। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? यह वे रसायन है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होते हैं व सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। उदाहरण यहाँ पे भी लिख सकते हो। क्या उदाहरण है हमारे पास? पेनिसिलियम, यहीं से खोज हुई थी पेनिसिलियम की, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन है औषधि का नाम, तो पेनिसिलिन लिख दो। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम तो उसका प्लांट है, पेनिसिलिन। दूसरा क्या करना है भाई? इन्हीं से उत्पन्न होते हैं और इन्हीं की वृद्धि को रोकते हैं। इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा भी या कम मात्रा भी जीवाणुओं पर प्रभावकारी होती है, थोड़ी सी दवाई लेने से भी आपको फर्क दिखता है,
तीसरा क्या लिख सकते हो, यह शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर शरीर की रक्षा करते हैं। हो गया, 3 आपको लिखनी थी, लिख दिया आपने। ठीक, आ जाओ अभी नेक्स्ट, ये भी हो गया एंटीजन वाला। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 3 अंतर बताने, और दूसरा ऑप्शन में आपको दे रखा है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की परिभाषा। तो मैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की परिभाषा यहीं बोल देती हूँ, सिंपल है बिल्कुल, है ना, हमने क्लास के अंदर की भी है। उत्पादक क्या होते हैं, ऐसे पौधे, या जनरली उत्पादक में पौधे ही आते हैं, ऐसे जीव जो रासायनिक पदार्थों, अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके ऊर्जा निर्माण करते हैं या जैव भार में वृद्धि करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता जो कंज्यूमर होते हैं, उत्पादकों को खाने वाले या उत्पादकों पर निर्भर करने वाले जीव उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। अपघटक क्या होते हैं, मरे हुए जीवों को खाकर उन्हें सरल पदार्थों में, सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने वाले जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। सबके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उत्पादक में आपके प्रोड्यूसर प्लांट्स आ जाएंगे। उपभोक्ता बहुत सारे हैं भाई, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, शेर, चीता, जो भी मेंढक, जो भी पौधों को खा रहा है आप। और अपघटक में बैक्टीरिया आ जाएंगे, केचू आ जाएगा आपका, ये अपघटक हो जाएंगे, लिख देंगे इसको। मेनली मैं आपको खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो क्या थी खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला किसे कह रहे हैं हम, तो ऊर्जा के प्रवाह को विभिन्न पोषण स्तरों को रेखित क्रम में व्यवस्थित कर रहे थे हम। जैसे कि पौधे को ग्रास ऊपर खा रहा है, फिर ग्रास ऊपर को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, तो ये एक सीरीज बना रहे हैं हम। तो ये जो रेखीय क्रम है, ये श्रृंखला है। फिर हमने कहा था जब बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम जाल कह देते हैं, यही लिखना है। खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण को प्रदर्शित करता विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों का रेखित क्रम सीधी रेखा में होता है, ठीक है। यहाँ खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण प्रदर्शित करने वाला विभिन्न पोषणों का जीवों का समाकलन जाल के रूप में होता है। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब मिल जाती है, ये भी लिख सकते हो जो मैं बोल रही हूँ, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल का निर्माण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण एक मार्ग में होता है, एक रेखा के रूप में होता है, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया। लेकिन जाल में क्या होता है, जाल में तो भाई मेंढक को चील भी खा सकती है, ठीक है, सांप को चील भी खा सकती है, तो वैकल्पिक वहां पे ऑप्शंस बहुत आ जाते हैं, तो वहां पे रेखित क्रम में नहीं हो पाएगा। वहां पे कैसा रहेगा, खाद्य आपूर्ति के वैकल्पिक मार्ग आ जाएंगे, मतलब ऑप्शंस आ जाएंगे। वैकल्पिक का मतलब ऑप्शन आ जाएंगे वहां पे कि कोई भी किसी को खा सकता है। किसमें किसको खाया ये सरल संबंध होता है, हमें पता होता है इसको इसने खाया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हैं भाई, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं, कोई भी किसी को खा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम जो सोचे वही उसको खाए, बीच में आके कोई खा गया। मेंढक जो है वो ग्रास ऊपर को खाने जा रहा था, इतने में चील आके उसको उठा ले गई, ये भी हो सकता है। समुदाय रचना की सीमित जानकारी देता है, बहुत कम लिमिटेड आपको जानकारी मिलेगी इसके अंदर। इसके अंदर आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी क्योंकि बहुत सारी खाद्य श्रृंखला है। इसमें श्रृंखला समाप्त हो जाएगी अगर कोई जीव गायब हो जाए बीच में से। मान लो इस पृथ्वी से पौधे ही गायब हो जाए तो भाई स्टार्टिंग के उत्पादकों की भूमिका कौन अदा करेगा, ठीक है। या फिर मान लो हम बोल दे कि जो मेंढक है वही गायब हो जाए तो भाई चील और सांप दोनों का खाना गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस ज्यादा है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, किसी को भी खा सकता है। एक जीव केवल एक पोषण स्तर और एक जीव को प्रदर्शित करता है, जैसे कि पौधा उत्पादक को प्रदर्शित कर रहा है, मेंढक प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर ग्रास ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता है, फिर मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता है, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो एक पोषण स्तर एक को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन खाद्य जाल में ऐसा नहीं है। खाद्य जाल में पौधा उत्पादक है, ग्रास ऊपर प्राथमिक उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। अब मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता है, लेकिन अगर चील ग्रास ऊपर को खा गई
तो चील भी क्या हो जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी। अगर चील मेंढक को खा गई तो चील द्वितीयक उपभोक्ता बन जाएगी, तृतीयक उपभोक्ता बन जाएगी, उसने सांप की जगह ले ली। तो यहाँ पे बदलती रहेंगी पोषण स्तर की जानकारी, ठीक है। इसमें से आपको जो सुटेबल हो, यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, आपको जो सरल रहे, इजी रहे, आप उसको लर्न कर ले। ऊर्जा प्रभाव की गणना आसान है, आप कर सकते हो 10% का रूल लगा के। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, जटिल हो जाता है काम, है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। भाई किसने किसको खाया पहले तो ये देखो, फिर उसका कैलकुलेशन करो। तो ये 2-3 अंतर जो है आपको लिखने हैं। वैसे ये नंबर है 3 नंबर का, तो मेरे हिसाब से अगर आप 4 भी लिख देंगे तो बहुत है। एक के हिसाब से एक ही गिनते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी मान के चलो तो 4 नंबर का क्वेश्चन है कुछ, और सारे लिख दोगे तो बहुत बढ़िया है। ऐसा लिखा हुआ नहीं है वहां पे कि 3 या 4 ही लिखने। नेक्स्ट की तरफ चलें अगर हम, देखो आ गया वाटसन क्रिक। बोला था ना ये क्वेश्चन आपको हर मॉडल पेपर के अंदर मिलेगा, है ही इतना इंपॉर्टेंट। इतना मुझे तो लगता है जितने मॉडल पेपर में मैंने इसको करवा दिया, अब तो आपको लर्न भी हो गया होगा कि ये यूपी वाले में आ गया, आरबीएससी वाले में आ गया, बिहार वाले में भी आ गया, और अब एमपी बचा हुआ था उसमें भी आ गया। चलो वाटसन क्रिक क्या है भाई, डीएनए का मॉडल दिया था वाटसन क्रिक ने, द्विकुंडलित मॉडल। एक बार उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार हम इसको कर चुके हैं। वाटसन की पुस्तक जो थी द डबल हेलिकल, उसमें वाटसन क्रिक ने इस मॉडल को दिया था। इस मॉडल के 2 उन्होंने सिद्धांत रखे थे, एक तो एक्सरे से उन्होंने अध्ययन किया था, और एक 4 ग्राफ रूल के बदौलत उन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसके आधार पर उन्होंने दिया, एक्सरे और 4 ग्राफ। क्या क्या थे उनके मेन बिंदु, उसको देख लेते हैं। देखो उन्होंने क्या कहा था कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल है, दोनों इसके जो है दोनों रज्जु की जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ जुड़े हुए हैं। डीएनए कुंडलित के दोनों रज्जु के प्रति दूरी हमेशा निश्चित रहती है। ये कैसे रहेंगे, ये हमेशा प्रति समांतर रहेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कैसे रहेंगे भाई, प्रति समांतर रहेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप पूरी डिटेल क्लास को देखें, पूरा हमने एक लेक्चर इस पे लिया है, तो काफी पॉइंट्स और भी आप इसमें लिख सकते हैं। दोनों प्रति समांतर होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मीन्स क्या होता है, एक का 5 डैश होगा तो एक का 3, ठीक है। हमने डायग्राम भी बनाया है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने करवा दिया है, मतलब बहुत बार आ गया, हमने हर तरह से इसको 4 या 6 बार वाटसन क्रिक मॉडल कर लिया है और क्लास में अलग किया होगा। डीएनए कुंडली के दोनों रज्जों के बीच दूरी हमेशा निश्चित होती है। डीएनए अणु के अक्ष पर 2 निकटवर्ती क्षारक युग्मों के बीच दूरी 0.34 नैनोमीटर के आसपास होती है, जो दोनों हमारे क्षारक युग्म है, ठीक है। ये एक क्षारक युग्म, ये दूसरा नाइट्रोजनिक बेस, तो इनके बीच में दूरी कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। द्विकुंडलित का एक पूर्ण, अगर एक पूर्ण टर्न की हम बात करें, यानी कि इस खांच से अगली खांच के बीच जो एक सीढ़ी, मैंने कहा था सीढ़ी पे आप घूमोगे तो भाई जिस सीढ़ी पे आप खड़े हो उसके जस्ट ऊपर वाली सीढ़ी, घूमने वाली सीढ़ी की अगर हम बात करें तो एक टर्न होता है वो, और उस टर्न की लंबाई कितनी है, 3.4 नैनोमीटर है। उसमें 10 क्षारक युग्म आ जाएंगे, मतलब 10 सीढ़ियां आ जाएंगी उसके अंदर, एक टर्न के अंदर। द्विकुंडलित में प्रत्येक रज्जु की दूसरे का पूरक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसीलिए फिर हम इसका डीएनए प्रतिकृतिकरण भी करवाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इसी सिद्धांत पे काम करता है कि दोनों रेप्लिकेटेड जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। ये हमने क्लास के अंदर डायग्राम भी देखा था, बनाया भी है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन हमसे पूछा है दूसरा, इसी के साथ वाला जो या के ऑप्शन में है, और वो है डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर। तो ये तो सारे ही बच्चे लिख ले क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर वैसे दिया हुआ नहीं है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, वैसे लिख लेंगे भाई, आपको बेसिक अंतर है पता ही है। डीएनए में जो है वो जनरली कैसा होता है, डिप्लॉयड या डबल स्टैंडर्ड होता है, इस तरह से होता है ना, जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अपवाद है जरूर यहाँ पे, ये अपवाद मैंने भी आपको बताए थे, 5x17 विषाणु जो है वो इसका अपवाद है, जबकि यहाँ पे रियो वायरस जो है वो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, उसका अपवाद है, बिल्कुल लिख सकते हैं। पेंटोज शर्करा यहाँ पे डीऑक्सी प्रकार की होती है, जबकि यहाँ पे पेंटोज शर्करा राइबोस प्रकार की होती है ना। इसके जो हमारा कार्बन है उसमें OH होता है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, और जबकि
जो हमारी डीएनए वाली है उसमें OH ग्रुप नहीं जुड़ा होता है, यहाँ पे सिर्फ H होता है सेकंड नंबर वाले कार्बन पे। पिरामिड और थाइमिडीन साइटोसिन होते हैं। जो पिरामिडीन है वो क्या थाइमिन और साइटोसिन है, जबकि यहाँ पे क्या आ जाता है, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, यूरेसिल और साइटोसिन। अधिकांश जीवों में वास्तव में सभी कोशिका संरचना वाले जीव आनुवंशिक होते हैं। सभी में डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, सिवाय वायरस। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, जैसे कि एचआईवी की बात हम करते भी हैं। ठीक है, और इसका हमें डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीछे वाले क्वेश्चंस में। कार्य आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करता है डीएनए, है ना, ये हमारी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। आरएनए ऐसा नहीं करता। आरएनए का काम क्या है, आरएनए तो भाई प्रोटीन बनाता है। मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, टीआरएनए, ये सब एंजाइम प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं। रासायनिक व कार्यिक रूप से स्थिर व उत्परिवर्तन का विकास, जो भी म्यूटेशन होगा, जो भी उत्परिवर्तन होगा, जो भी विकास होगा, एवोल्यूशन वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा है, उसका जिम्मेदार कौन है, जीन है। जबकि आरएनए का आनुवंशिकता या जैव विकास में रोल कम रहेगा। यह इतना जो है वो नहीं कर पाएगा। रासायनिक व कार्य वेग से कम स्थिर होता है। यही हमने पढ़ा भी था कि डीएनए ही क्यों आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि ये कम स्थिर है। उत्परिवर्तन व विकास की दर इसमें अधिक हो सकती है। ये जल्दी से चेंज हो जाता है, एक्टिव होता है। जबकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए निष्क्रिय, मतलब निष्क्रिय तो नहीं कह सकते, लेकिन कम एक्टिव होता है। तो इसमें उत्परिवर्तन जो है वो हमें अपेक्षाकृत कम होगा। म्यूटेशन इतनी जल्दी नहीं होते, लेकिन आरएनए के अंदर म्यूटेशन बहुत जल्दी, इसलिए हमें बीमारियां हो जाती है। हमारा आरएनए चेंज, प्रोटीन चेंज, अमीनो अम्ल बना नहीं, पढ़ी हमने बीमारियां, वर्णांधता पढ़ लिया, सिकल सेल पढ़ लिया, ये सब क्या है, म्यूटेशन की वजह से। कोई स्पेशल टाइप का प्रोटीन नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि आरएनए सही नहीं बना था। ठीक है, समझ गए। तो ये ज्यादा उत्परिवर्तन करेगा, ये कम। ये विकास को बढ़ाएगा, जैव विकास को जो है ये इसमें योगदान रहेगा। इससे जैव विकास होने के चांसेस थोड़े से कम है। हालांकि यहाँ पे दोनों के लिए अधिक लिखा हुआ है, आप अधिक भी लिख देंगे तो चलेगा। नेक्स्ट की तरफ चले, पारिस्थितिकी अनुक्रम को समझाइए। ये आ गए पीछे वाले चैप्टर। कौन सा चैप्टर है भाई, ये चैप्टर नंबर 14, दोनों शायद उसी के हैं, चैप्टर नंबर 14 के ही हैं दोनों क्वेश्चन सेम। पारिस्थितिकी पिरामिड, ये भी दोनों देखो यहाँ पे ऐसे ही है। ऐसा मैंने उसमें भी देखा था, राजस्थान वाली में भी। उसमें भी क्या एक ही चैप्टर के दोनों क्वेश्चन जो है और करके दे रखे थे। यहाँ पे भी यही स्कीम चल रही है। ये भी एक ही चैप्टर के दोनों क्वेश्चन। पारिस्थितिकी पिरामिड और पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या है। अनुक्रम क्या है, किसी भी खाली जगह पे पौधे उग जाना, जिसमें सबसे पहले हमारे लाइकेन आएंगे, फिर बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर बाद में एंजियोस्पर्म। ये वाली सीरीज हमने देखी थी। चलो देख लेते हैं। चलिए पहले पारिस्थितिकी पिरामिड को देख लेते हैं। क्या है पारिस्थितिकी पिरामिड, जीवों की संख्या, उनकी ऊर्जा और जैव भार को आरेखित रूप में प्रदर्शित करने को हम क्या बोल रहे थे, पिरामिड बोल रहे थे। किसी पारिस्थितिकी में पोषण संरचना का आरेखित प्रदर्शन पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है ना। पिरामिड हमने ऐसे भी देखे, अपराइट वाले भी, और उल्टे भी देखे हमने, ये पिरामिड थे। पोषण संरचना को पारिस्थितिकी पिरामिड के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जिसमें प्रथम पोषण स्तर उत्पादक होते हैं। हमेशा नीचे किसको रखोगे, चाहे आप उल्टा बनाओ चाहे सीधा, वो तो डिपेंड करेगा। सबसे पहले आपको किसको रखना है, उत्पादक को रखना है। उसके बाद उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, इस तरह से चलते जाना। बेस पे आप किसको रखेंगे, उत्पादक को रखेंगे, पौधों को। पिरामिड का आधार तथा अन्य क्रमिक स्तर के लिए चोटी या शिखाग्र तक जाएंगे, फिर बाद में जैसे जैसे आते जाएंगे आप उसको टॉप की तरफ ले जाओ। यहाँ पे भी आधार पे उपभोक्ता ही रहेंगे, ठीक है, चाहे उल्टा ही सही। प्रकार कितने थे, तो हमने 3 प्रकार देखे थे, आपको पता है, संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का। नंबर वाला, एक बायोमास का और एक ऊर्जा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा, ये बदलते रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैव का, जो हमारा संख्या का है। प्रत्येक पारिस्थितिक क्रम में खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर पोषण तरों में जीवों की संख्या के अनुपात को यहाँ पे क्या प्रदर्शित करते हैं, जीवों की संख्या प्रदर्शित करते हैं कि उत्पादकों की, पौधों की संख्या कितनी है, उनको खाने वालों की संख्या कितनी है, उनको खाने वालों की संख्या कितनी है, ऐसे। और फिर जैसा पिरामिड हमारे सामने आता है हम उसको हिसाब से कह देते हैं। अगर सीधा पिरामिड तो सीधा, उल्टा है तो उल्टा।
ऐसे पिरामिड के आधार पर उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक व प्रथम व द्वितीय श्रेणी के उत्पादकों की संख्या क्रमशः कम हो जाती है तथा पिरामिड सीधा होता है। अगर नीचे वाले ज्यादा हैं, फिर जैसे कि प्लांट ज्यादा है, उनको खाने वाले ग्रास ऊपर और कम है, उनको खाने वाले मेंढक और कम है, और फिर सांप और कम है, तो भाई कम होता जा रहा है, तो पिरामिड हमेशा कैसा रहेगा? सीधा। जैसे ये आपको याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से किस में सीधा पिरामिड बनता है? घास का मैदान में सीधा पिरामिड बनता है और खेत और तालाब में भी सीधा बनता है। एक वृक्ष का पिरामिड जो है वो सदैव उल्टा होता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक नंबर वाली, किसका पिरामिड उल्टा बनता है? संख्या वाला, संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। संख्या का पिरामिड सीधा किस में बनेगा? घास मैदान और तालाब में। उल्टा किस में बनेगा? वृक्ष का जो पिरामिड है, क्योंकि एक वृक्ष होता है, तो भाई एक वृक्ष तो ये हो गया, ये वृक्ष एक, उसके ऊपर रहने वाले कीड़े मकोड़े या की बात करें तो वो ज्यादा होंगे एक के कंपैरिजन में। उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाले पक्षी और ज्यादा होंगे, तो भाई वृक्ष का पिरामिड जो कैसा होता है? उल्टा होता है। ये किसका पिरामिड है? ये घास का मैदान वाला सीधा पिरामिड है। ये देखो, हमने यहाँ पे बुक में आपके ऐसे बना हुआ है, आप इसको ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में भी बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, बना सकते हो बिल्कुल। ये संख्या लिखना आपको जरूरी नहीं है, कोई भी संख्या लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में ये संख्या दी है तो बस ये चीजें लिखनी है आपको, ये संख्या नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। फिर है जैव भार का। इसमें क्या करते हैं? भार के अनुसार बनाया जाता है कि उत्पादकों का भार कितना है, ज्यादा है या कम है, फिर उससे उनको खाने वालों का भार कितना है, उनको खाने वालों का भार कितना है। तो इसमें क्या करते हैं भाई? भार के हिसाब से आरेख बनाते हैं, ठीक है। पिरामिड का जैव भार पिरामिड कहते हैं। सभी स्थलीय तंत्रों के जैव भार पिरामिड सीधे होते हैं। जितने भी लैंड पे पाए जाने वाली पारिस्थितिकी है, चाहे वो घास है चाहे वो वृक्ष है, सबका पिरामिड सीधा ही रहेगा। वृक्ष का देख लो, वृक्ष का वेट ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में जो उसके कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, भाई वृक्ष का वेट ज्यादा होगा, कीड़े मकोड़ा का वेट एक वृक्ष से तो कम होगा। वृक्ष तो टन के ऊपर रहते हैं भाई, 1000 टन 100 टन, फिर उसमें पक्षियों का वेट और कम, इस तरह से, ठीक है। तो वो सीधा पाया जा सकता है। घास का भी सीधा पाया जाएगा क्योंकि इसमें उत्पादकों का जैव भार सबसे अधिक होता है। हमेशा प्लांट का जैव भार अधिक होगा, सीधा रहेगा। ये किसका पिरामिड है? ये जैव मात्रा का, वही मात्रा वाला पिरामिड है जो गिरावट को प्रदर्शित कर रहा है। ये सीधा वाला है, ठीक है। दलदली क्षेत्र का, दलदली क्षेत्र का पिरामिड कैसा रहेगा? सीधा। अब है ऊर्जा। ऊर्जा का तो सब में ही सीधा रखना है, सबका पिरामिड सीधा ही रहेगा क्योंकि हमने 10% वाला रूल पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा हमेशा कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं कभी भी। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है क्योंकि उत्पादकों से क्रमश उपभोक्ता पर ऊर्जा की कुल मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरी क्लास दे सकते हैं, ठीक है, सर्च कर लेंगे आप। क्लास 12th बायोलॉजी लर्न एंड शेयर आप सर्च करेंगे, आपको एक वीडियो मिल जाएगा क्लास 12th का, और फिर उसके नीचे सारी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप चैप्टर वाइज पढ़ लें। कुछ चैप्टर उसमें लास्ट के नहीं है, चैप्टर नंबर 14-16 वो ऐप पर डले हुए हैं, और काफी एमसीक्यूज वगैरह ऐप पर है, लेकिन ये वाली चीजें आपको मिल जाएंगी, ये है यूट्यूब पर। अनुक्रमण, दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन था उस पर आ गए हम, पारिस्थितिकी अनुक्रम वाले पे, ठीक है। क्या है पारिस्थितिकी अनुक्रम? बदलती पर्यावरण परिस्थितियों की अनुक्रिया में जैव समुदाय व संरचना में होने वाला सतत परिवर्तन ही पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। किसी भी जगह पे जो पौधे हैं या नहीं भी है कुछ, वहां पे पौधों का आना, चेंज होना, ये सब पारिस्थितिकी अनुक्रम यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है, ठीक है। ये वैसे 2 प्रकार का है, वो भी हमें लिखने हैं क्योंकि 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। यह बदलाव क्रमिक, नियमबद्ध और भौतिक पर्यावरण के साथ बदलता रहेगा। इन बदलावों के फलस्वरूप अंत में ऐसे समुदाय का विकास होता है जो कि अपने पर्यावरण के साथ लगभग साम्यावस्था में होते हैं, इसे चरम समुदाय कहते हैं। जो सबसे लास्ट में स्टेबल हो जाएंगे उस पर्यावरण में, उन्हें हम क्या कहेंगे? चरम समुदाय। अब इसके अंदर हमें बात करनी है प्रकार की, तो पहला होता है प्राथमिक अनुक्रम, जिसमें सबसे पहली बार हो रहा है ऐसी जमीन या ऐसा जल जहां पे पहले कोई पौधा नहीं था, कोई प्लांट नहीं था, वहां पे नए पौधे या नए प्लांट उग जाना, वो प्राथमिक, मतलब स्टार्ट ही हो रहा है, यहाँ पे पहली बार कोई चीज उग रही है, तो उसको हम बोलेंगे प्राथमिक अनुक्रम। समुदाय का विकास ऐसे स्थानों पर जहां पहले कभी किसी प्रकार की
वनस्पति नहीं थी, जैसे कि ठंडा हुआ लावा, लावा पे भाई पौधे नहीं उगते, बाद में उगेंगे। नग्न चट्टान, कोई चट्टान जिसपे कोई प्लांट नहीं है, अभी चट्टान से अब धीरे धीरे उस पे प्लांट उगना शुरू हुआ। जलाशय आदि आरंभिक पदार्थ से होने वाले अनुक्रम है। ठीक है, एक नए जैव समुदाय का स्थापन प्राय धीमा होता है, ये बहुत धीमा होगा क्योंकि भाई पहले कुछ था ही नहीं, चट्टान है, उसमें मिट्टी है नहीं, पहले लाइकेन आएंगे, मिट्टी बनेगी, तो धीरे धीरे प्रोसेस होगा। जबकि दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। ये क्या होता है, पहले से वहां पौधे हैं, पहले से वहां कुछ वनस्पति है, उसका हट के दूसरी वनस्पति वहां पे आ जाना, दूसरे पौधे वहां पे आ जाना, ये द्वितीयक प्रकार का होता है। ये थोड़ा सा स्पीड से होगा। ऐसे स्थान जहां की वनस्पति का किन्हीं कारणों से विनाश हो गया है, कोई बाढ़ आ गई, कोई जल गया, ठीक है, अनुक्रम द्वितीयक अनुक्रम कहलाता है। देखो इसमें अंतर भी पूछ सकते हैं, वनों की आग व कटाव, बाढ़ के खाली पेड़, खेत अनुक्रम, ये सब इस प्रकार में है। इस प्रकार के अनुक्रम में प्राथमिक अनुक्रम की अपेक्षा तेजी से होता है क्योंकि यहाँ मृदा पहले से उपलब्ध है। वन था, जल गया, मिट्टी तो है ही, वहां पे तो भाई चट्टान पे पौधा उगाना है। अब ये देखो, ये तो यहां तक की कहानी हुई। ये किसी भी नग्न भूमि या स्थान पे कोई पहले आधिक्य जमाते हैं, उसे मूल अन्वेषक या पायोनियर कहते हैं। ऐसे पौधे जो किसी चट्टान पे पहली बार उगेंगे उसे क्या कहते हैं, पायोनियर, मूल अन्वेषक। ये कौन होते हैं, ये लाइकेन होते हैं। इस पे क्वेश्चन बन सकता है वैसे। सबसे पहले कौन आते हैं, लाइकेन। अब हमें 5 नंबर में लिखना है तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो इसको, ऐसे कि हमने 2 प्रकार का अनुक्रम पढ़ा है। एक हमने पढ़ा था शुष्कानुरंभ, सूखी हुई जगहों पे, चट्टानों पे जो होता है उसको हम शुष्कानुरंभ कहते हैं। जबकि जलानुक्रम, जलीय स्थान से प्रारंभ होने वाला, पहले कोई तालाब था, धीरे धीरे वो तालाब सूख रहा है, उसमें पेड़ पौधे, जंगल ही बन गया तालाब, तो ऐसा जलानुक्रम। शुष्कानुरंभ में क्या होता है, चट्टान पे होते हैं। ये दोनों प्राथमिक अनुक्रम के ही एग्जाम्पल रहेंगे। इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन आएंगे, लाइकेन, है ना। लाइकेन धीरे धीरे चट्टानों पर आएंगे, चट्टानों को गलाएंगे, उससे मिट्टी बनाएंगे, पत्थर बनाएंगे, फिर ब्रायोफाइट आएंगे, टेरिडोफाइट आएंगे। ये सारा आप डिटेल क्लास के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, हो गए सारे क्वेश्चन, बिल्कुल खत्म हो गई कहानी। लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा, तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। नहीं, अभी है क्वेश्चन, देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन बचे। हाँ, ये पारिस्थितिकी अनुक्रम, ये हमारा 18वां क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है भाई, ये बोल रहा है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्र डीएनए में अंतर लिखना है। ये वैसे हमने पढ़ा है लेकिन अंतर क्लास के अंदर पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, तो भाई सभी लिख ले एक बार। पीसीआर क्या है, ये तो फिर वही आ गया आपका, एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन के। तो भाई प्लाज्मिड और गुणसूत्र डीएनए में क्या अंतर होता है, क्या हमारा नॉर्मल डीएनए और प्लाज्मिड क्यों अलग है, क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, जो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिल रहा है और बैक्टीरिया के अंदर ही जो डीएनए है। देखो, जो नॉर्मल डीएनए या गुणसूत्र होता है वो बड़ा होता है और उसमें जीन की संख्या अधिक होती है, जबकि प्लाज्मिड छोटे होते हैं। ठीक है, 30 से भी कम इनमें जीन की संख्या होती है। जीवाणुओं के जीवन का लिए आवश्यक होते हैं। अगर आप इसको निकाल दोगे, ये अंतर मैंने बताए हैं आपको सारे, पर ऐसे पूरा अलग करके नहीं बताएं आज, क्योंकि अंतर पूछा हुआ है इसमें, तो उसको मैंने थोड़ा सा सही से कर दिया है। ये अगर आप इनका डीएनए निकाल लोगे मेन वाला, तो भाई मर जाएगा, उसकी तो आनुवंशिक चीजें रुक जाएगी। लेकिन अगर आप प्लाज्मिड निकाल लोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसीलिए हम प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया से निकाल के बायोटेक्नोलॉजी में निकाल रहे हैं। अगर निकालने से मर जाता तो फिर सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। प्रतिरोधकता जीन अनुपस्थिति कोशिका विभाजन के समय प्रतिकृति होती है। जब कोशिका विभाजन होगा या बैक्टीरिया या वायरस जनन करेगा तो उसके साथ उसका गुणसूत्री डीएनए भी बढ़ेगा। ये तो अपने आप ही बढ़ते रहते हैं, ये तो अपनी कितनी भी कॉपियां बनाते हैं, जिसको हमने कहा था इसको कॉपी नंबर कहते हैं, है ना। कॉपी नंबर करके हमने एक शब्द दिया था कि इसके अंदर बहुत सारी प्रतियां हो सकती है प्लाज्मिड की, अपने आप ही बढ़ता रहता है ये। एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी जीन उपस्थित होते हैं कोशिका विभाजन के समय तथा अन्य समय भी प्रतिलिपिकरण करते हैं। और भी फालतू बैठे बैठे कुछ काम नहीं है, प्रतिलिपि बनाना है इनका। संख्या में 1 होता है, ये संख्या में, क्योंकि आपको पता है ये कॉपी बनाते रहते हैं तो अलग अलग हो सकते हैं, और उन्हीं की संख्या को हम कॉपी नंबर कह रहे हैं। संयुग्मन में भाग नहीं लेते। संयुग्मन क्या है, जब 2 बैक्टीरियोफेज आपस में कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया करते हैं
तब उसमें ये भाग नहीं लेते, जबकि प्लाज्मिड भाग लेते। प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है इधर से उधर जब इनमें संयुग्मन होता है। ठीक है, तो ये अंतर भी आप देख लें। उसके बाद हमसे पीसीआर पूछी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या करती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? एक डीएनए खंड के बहुत सारी कॉपीज बना लेती है, मिलियंस कॉपी। इसकी फुल फॉर्म याद करनी है आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया है मैंने, जो भी आपको सुटेबल हो। वांछित डीएनए की जो पर्याप्त मात्रा की प्राप्ति के लिए हम पीसीआर का उपयोग करते हैं। इस विधि में इन विट्रो का मतलब बॉडी के अंदर नहीं करा रहे, मशीन के अंदर करवा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था एक मशीन है, उसके अंदर डीएनए डालो, उसके रसायन डालो, हाइट दे दो, तो उसकी डीएनए की कॉपी बन जाएगी। मतलब एक मशीन है जहाँ पे बहुत सारी डीएनए की कॉपी बन जाती है। प्रयोगशालाई परिस्थितियों में वांछित डीएनए की 1 अरब यानी कि 1 बिलियन प्रतियां उत्पन्न की जा सकती है। पीसीआर तकनीक सन 1985 में कैरीमुलस, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, कैरीमुलस ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद हमें पीसीआर का सिद्धांत लिखना है, तो 3 स्टेप है इसके अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रतिकृतिकरण करते हैं। 92 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक डीएनए को गर्म किया जाता है, जिससे डीएनए डीनेचर्ड हो जाता है। इसको डीनेचुरलाइजेशन या विकृतीकरण कहते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? वो डीएनए विकृतीकरण हो जाता है, उसकी कॉइलिंग खुल जाती है, डबल हो जाता है, वो टेम्पलेट खुल जाते हैं उसके। ठीक है, इसके दोनों रज्जु की अलग अलग हो जाएंगे इस तरह से। पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सा पॉलीमरेज एंजाइम लगाओगे? डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से डीएनए बना रहे हो, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगाएंगे। इन दोनों अलग हुए रज्जुओं पर प्रतिलिपि तैयार कर देता है, फलस्वरूप मूल रज्जु की अणु प्राप्त हो जाता है। भाई इससे नए डीएनए बन जाएंगे दोनों साइड। वही रेप्लिकेशन में जो हमने देखा था, 2 ग्रीन बन गए, ये दोनों ग्रीन वापस जुड़ जाएंगे और नया डीएनए बना देंगे। तो ऐसी बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। सेकेंड स्टेप क्या है इसका? एनिलीन। ठीक है, एनिलीनकरण जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें उच्च ताप पर 72 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म करते हैं और टैक पॉलीमरेज आपको यूज करना पड़ेगा। इसमें कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हो भाई? टैक पॉलीमरेज, जो एक्वेटिकस से मिलता है, थर्मस एक्वेटिकस। ये लाइन जरूर लिखनी है कि इसमें जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कौन सा है? टैक पॉलीमरेज से प्राप्त किया हुआ। तो दूसरा स्टेप ये हो जाएगा जिसमें पॉलीमरेज की सहायता से बार बार दोहराया जाता है। और तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप है हमारा एक्सटेंशन, जिसको हम कह रहे हैं दीर्घीकरण। ये थर्ड वाला स्टेप जो क्या है वो है दीर्घीकरण। ये एनिलीन, और यहां से बार बार दोहराया जाता है। और तीसरा स्टेप आ जाएगा हमारा दीर्घीकरण। दीर्घीकरण इसमें क्या होती है? बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी, बार बार प्रक्रिया दोहरान से। ये वाली लाइन लिखनी है यहाँ पे, डीएनए की प्रतियां बन जाएंगी। एनसीईआरटी में भी डायग्राम दे रखा है, आप वहां से भी बना सकते हैं। और ये वाला भी है, बस वहां पे ये लेबलिंग नहीं करी हुई है तीनों स्टेप्स की, तो आप पहली वाली को डीनेचर्ड कर दें, दूसरी वाली को एनिलिंग और तीसरी वाली को दीर्घीकरण या एक्सटेंशन कर दें। एनसीईआरटी में बिल्कुल ये डायग्राम बना हुआ है, ये पीसीआर मशीन है, इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, चलिए हो गया, पीसीआर हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है या खत्म हो गए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 19 क्वेश्चन हो गया है भाई, तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए और इसी के साथ हमारा जो मॉडल पेपर है, टोटल 19 क्वेश्चन थे इसके अंदर, वो भी खत्म होता है। मिलेंगे फिर कुछ नई इंफॉर्मेशन, और ऐप पर तो चल ही रहा है बच्चों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ चल रहा है। तो भाई विदा लेते हैं आपको, इसी के साथ मिलते रहेंगे बार बार नई नई चीज़ों के साथ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। सबको बाय।